Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is fourth video in series of common human diseases. फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़े डिजीज़ से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड. सेकंड एंड थर्ड में हमने डिजीज़ और वायरस और बैक्टीरियल डिजीज़ देखी. अभी हम देख रहे हैं प्रोटोजोआन डिजीज़. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट डिजीज़ है मलेरिया, जिसका पैथोजन है मलेरियल पैरासाइट. स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम. वैसे तो प्लाज्मोडियम के और भी कई स्पीशीज़ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग मलेरिया में भी 2-3 वैरायटीज़ हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ का लिखा हुआ है. ओके. मोड ऑफ ट्रांसमिशन सभी को पता है, मच्छर के काटने से. ठीक है, लेकिन मलेरिया कैसे होता है, कौन सा मच्छर काटेगा? तो एनोफिलीज़. और मेल या फीमेल? तो फीमेल. ओके, तो इट्स बी पर्टिकुलर कि कौन सा फीमेल एनोफिलीज़, नॉट ओनली एनोफिलीज़ बट फीमेल एनोफिलीज़. ओके. देन इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन. तो जिस दिन भी आपको मस्कीटो बाइट हुआ है फीमेल एनोफिलीज़ का, उससे 12 डेज़ के अंदर में यू विल शो द साइन ऑफ मलेरिया. ओके. और साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? हेडेक होना, नोजिया, मस्कुलर पेन. ये लगभग सभी डिजीज़ में थोड़ा सा कॉमन है. तो अगर नॉट फॉर यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो वन लाइन और वन डे एग्ज़ाम से अलावा, जैसे सब सब्जेक्ट एग्ज़ाम्स किसी किसी जगहों पे आ जाते हैं कुछ छोटा सा लिखने के लिए. तो अगर आपको किसी डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम नहीं पता है, वेरी बेसिक, तो आप ऑलवेज लिख सकते हैं बॉडी एक होना है ना, बदन दर्द होता ही है, सर दर्द थोड़ा सा हो सकता है, नोजिया हो सकता है, बिकॉज देर इज़ नो सर्टेनिटी यू के से कि नहीं इसमें नोजिया बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. तो यहाँ पे थोड़े से ऐसी चीज़ें चलती हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ें अपने से आंसर्स में बना सकते हैं. सो दिस इज़ लाइक दैट. नेक्स्ट है इसमें चिलीनेस. ओके. तो ये ठंड लगना, शिवरिंग होना और इस तरीके से, एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद स्वेटिंग होके एंड यू बिकम नॉर्मल. तो इस टाइप से. और अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, चेकअप नहीं लिया, देन पेशेंट बिकम्स वीक एंड एनीमिक. कमज़ोर भी हो जाएगा और एनीमिक यानी खून की कमी हो जाएगी, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स टूट रहे होते हैं. ओके. इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में लीड टू डेथ. और इससे ये इतना मतलब सीरियस है कि इट कैन लीड टू योर डेथ. सो प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इसका? इसका बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं टाइम लूँगी. इसमें आप सभी को पता है मच्छर से कैसे बचाव करना. मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करना है, मस्कीटो नेट यूज़ करना है, और घर में सब जगहों पे, दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे नाली वगैरह जाली यूज़ करना है, और नाली या जितने भी पानी के जमाव के स्थान है उन सबको क्लीन रखना है. ओके. और एंटी मलेरियल ड्रग्स लेनी है. जब भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें. Then comes amoebiasis. Amoebiasis is which is also known as amoebic dysentery. ठीक है, ये किससे होती है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है, तो ये एक प्रोटोजोआ है और ये फैलती कैसे? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी गंदे फूड एंड वाटर से. तो जो गोलगप्पे वगैरह, चाट और इस टाइप की जो गंदी जगहों से, ऐसा नहीं कि गोलगप्पे चाट खाना बहुत ही वो है, बट आप गंदी जगहों से ना खाएं. ऐसे शॉप से, ऐसी जगह से लें जिसका फ्रीक्वेंट सब कुछ है, चलता रहता है, जिसका शॉप बहुत क्लीन है, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन होती है. देन सिम्टम्स इसके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन इंटेस्टाइन. तो पहले तो डिसेंट्री है, तो ऑब्वियसली यू हैव लाइक 6 to 7 टाइम्स और मोर देन दैट, है ना, आपको मोशन जाना होता है. इट इज़ वाटरी. ओके. डिसेंट्री इज़ लाइक दैट. एक होता है मोशन होना, एक होता है लूज मोशन और एक होता है डिसेंट्री. तो मोशन जो नॉर्मल मोशन एवरी डे एवरीवन डज. ओके. और लूज मोशन थोड़ा सा 3-4 बार चलेगा, 2 से 3 बार चलेगा, है ना, थोड़ा सा ऑन द वाटरी साइड, हल्का सा बिल्कुल. देन डिसेंट्री इज़ टोटली वाटरी. ओके. देन इसमें भी एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द, मरोड़ ऐठन जिसको बोलते हैं, नोजिया अगेन. देन एक्यूट डायरिया एंड म्यूकस इन स्टूल, और म्यूकस भी आता है. आफ्टर स्टार्टिंग विथ वाटरी मोशन यू हैव म्यूकल स्टूल. ठीक है. प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? सबसे पहला तो ये है प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रॉपर हाइजीन. आप साफ़ सुथरे खाना खाएं और नेल्स वगैरह क्लिप करके रखें. गंदे बर्तनों में गंदे हाथों से पानी वगैरह ना लें. ठीक है. और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब मैंने बताया ही आपको. और प्रॉपर्ली कुक्ड भी होना चाहिए. एक तो जो चीज़ें कच्ची खाई जाने वाली उनको क्लीन रखें, और जो पका के खाने वाली उनको प्रॉपर्ली कुक किया जाए. ओके. देन है एंटीबायोटिक्स गिवन टू द पेशेंट. जो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होती है उसको आप पूरा लें, उसका कोर्स को बीच में छोड़े नहीं कि एक डोज में आराम हो गया तो हम छोड़ देंगे. नो, डोंट डू दैट. नेक्स्ट इज डिजीज़ कॉज बाई वॉर्म्स यानी हेलमिन्स. ठीक है. तो इसमें है फर्स्ट फाइलेरियासिस पैथोजन. तो इसका है फाइलेरियल वॉर्म विच इज़ कॉल्ड वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई. ओके. वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई. ठीक. इसका ट्रांसमिशन है बाइट्स ऑफ मस्कीटो अगेन. अब ये कौन सा मस्कीटो से होता है? एडीज एंड क्यूलेक्स. अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सो बोथ कैन बी देयर. ठीक है.
सिम्टम्स इसके हैं फीवर, देन कलेक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड मेटाबोलाइट्स इन द वॉल ऑफ द लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स चलती हैं उसके ही पैरेलल लिम्फ वेसल्स चलती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स की जो वॉल बनी होती है उसकी, उसमें जो मेटाबोलाइट्स है वो वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है, मतलब प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और ऐसा समझ लो आप, जैसे आपके घर में प्रॉपर्ली अगर जैसे सिंक में आप बहुत सारे बर्तन रखते हो और अगर वो क्लीन ना हो जाली तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, ओके। सो उसी तरीके से जब आपका ये लिम्फ चल रहा है और फिल्ट्रेशन इसका सही नहीं हुआ, इसकी फिल्ट्रेशन नहीं ठीक से हो रही है, तो जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो बॉडी के रिटेन करने की चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए, जो एक्सक्रीट करने की चीज़ें वो एक्सक्रीट या सिक्रीट हो जानी चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वो पूरे शरीर में सूजन आ जाती है ना, स्वेल हो जाता है, ओके। स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लेग्स, ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम। तो लेग्स तो कॉमन है, फीमेल्स में ब्रेस्ट वगैरह में भी स्वेलिंग हो जाएगी और जेंट्स में, मेल्स में स्क्रोटम के एरिया में, ठीक है। देन कम्स स्वेलिंग्स ऑफ लेग विच अपीयर एज लेग्स ऑफ एलिफेंट, सो द डिजीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो अब पैर इस तरीके से फूल जाते हैं, सूज जाते हैं कि वो मोटे मोटे पाँव लगते हैं, भारी भारी से, बिल्कुल हाथी के पैर की तरह, तो इसके लिए उसको एलिफेंटाइसिस कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। देन कम्स द प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन ये है कि डोर्स एंड विंडोज़, वही अगेन मस्कीटो से जो प्रिवेंशन की चीज़ है वो सारी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पूरी तरह से मच्छरों से बचाव करके रखें, वी शैल नॉट डिस्कस ऑल दोज, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे अब हम आ गए हैं, वो डिजीज़ जो फैलती नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओके। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ डायग्नोज बाय ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। तो जो भी मतलब एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग हमारे इंडिया में तो ऐसा कल्चर नहीं है कि थ्राइस और ट्वाइस इन अ ईयर जाके एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप लें, अदरवाइज़ पहले अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो लोग ज़्यादा क्योर हो सकते हैं, ज़्यादा बच सकते हैं। लेकिन जब उनको परेशानी शुरू होती है किसी भी तरीके की तो फिर ब्लड टेस्ट दिया जाता है, यूरिन टेस्ट दिया जाता है। तो ये रूटीन टेस्ट है कि जो भी कोई पेशेंट जाता है तो सभी का एक रूटीन टेस्ट होता है, उसमें कि डायबिटीज़ शुगर लेवल चेक करना भी एक पार्ट है। एंड जब वो शुगर लेवल एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाता है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कि ये पर्सन सो एंड सो इज़ डायबिटिक, ठीक है। तो इसका कॉज क्या है, लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द पैंक्रियाज। तो अब क्या हो रहा है कि पैंक्रियाज जो है वो हमारा, पैंक्रियाज बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही जनरल वर्ड दे दिया, पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। उस पैंक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है, उसमें अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं, तो वहाँ से ये इंसुलिन सिक्रेट होता है, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, ठीक है। तो अब ये इंसुलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, ठीक। तो जब इंसुलिन ही कम है, ठीक है, इंसुलिन के पास रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स ग्लूकोज को भी ग्लूकोज के रिसेप्टर से मैच करते हैं और वो उसको पिक कर लेता है, ठीक। लेकिन जब इंसुलिन कम है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज पिक नहीं हो रहा है ब्लड वेसल्स से, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ओके। और इसका दूसरा कॉज क्या हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, यस। एंड थ्रू हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और हेरिडिटरी भी होता है, जैसे किसी किसी को लोग कहते हैं ना इन जनरल टर्म्स कि अरे इसके शरीर को खाना बहुत लगता है, विच मीन्स वो थोड़ा सा भी खाएगा तो वो मोटा हो जाता है या मोटा हो जाती है फॉर दैट मैटर। लेकिन मतलब मेरे यहाँ पे कहने का था कि उसी तरीके से जिस किसी के भी परिवार में अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो इट्स वेरी मच चांसेस हैं ऐसे कि उसके बच्चों को भी, उसके बच्चे में भी ये डायबिटिक होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। लाइक जिसके भी, सभी को हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं हो सकती, सभी को हो सकती है, क्योंकि ये मोर एंड मोर इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। हम आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है यू आर ऑल द सिटिंग इन योर ऑफिस और समवेयर, कहीं पर भी हैं आप, मोस्टली सारा काम मशीन से होता है, मोबाइल से, कंप्यूटर डेस्कटॉप से, या इवन विथ रिमोट। आपके फ़ैन भी आजकल रिमोट से चलते हैं, लाइट भी रिमोट से चलती है, तो आप एक थोड़ा सा भी मूवमेंट आपका होता नहीं। प्लस आपके घर में हाउस हेल्प होती हैं, ऑफिस में दूसरे असिस्टेंट्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया, यानी कि हमारा लेबर कम हो गया। जब लेबर कम हो गया तो हमारी एनर्जी का जो यूसेज है वो कम हो गया, लेकिन हमारा इनटेक उतना ही है जितना हम करते हैं, मतलब पहले करते थे या बल्कि ज़्यादा ही है। और जंक फूड का बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गया है, लाइक वो नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, ऐसा होता है लोगों का।
तो आपका जो लाइफस्टाइल है, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स एंड जो भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे कि टीवी पे आजकल दिखाते हैं कि गेस्ट आ गए तो फटाक से आप मकेन बना दें, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब भी नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो इन सब कारणों से भी लाइफस्टाइल, इसीलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। देन सिम्टम्स क्या है, मोर ग्लूकोज इन ब्लड। अब ये सिम्टम में यहाँ दिया है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ सिम्टम, बिकॉज ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है ये आपको थोड़ी ना पता होता। आप तो जब हॉस्पिटल जाते हैं, लेबोरेटरी में जब आप ब्लड सैंपल देते हैं, तब आपको वो रिपोर्ट में लिख के आता है कि आपका ज़्यादा है। सो इसको तो मैं नहीं कहूँगी सिम्टम। बट देन नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन। आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है और उसकी वजह से आपको फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है। ओके, देखिए एक रेगुलर इंटरवल पे भूख लगना इज़ नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगना, लाइक यू आर डूइंग नथिंग एंड देन स्टिल यू आर फीलिंग हंग्री, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। देन रिड्यूस्ड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ इंजरी, ये बहुत बाद में आता है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम तक आप डायबिटिक हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डायग्नोज नहीं हुआ है और फिर आपको कोई वुंड हो जाता है और वो हील नहीं होता, तब पता चलता है कि आप डायबिटिक हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सैड ड्रॉबैक है डायबिटीज़ का, कि डायबिटिक पीपल अगर इन केस उनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो वो जब तक उनका ऑपरेशन नहीं होता, डॉक्टर ओके नहीं देते जब तक कि उनकी शुगर रिपोर्ट लेवल के अंदर नहीं आती, नॉर्मल रेंजेस में नहीं आती। बिकॉज ये बहुत डीप है, बट मैं यहाँ पे ऐसी लेमैन में बता रही हूँ, क्योंकि जब आपका डायबिटिक कंडीशन में आपकी वुंड हीलिंग कैपेसिटी, जो बॉडी की जो चोट से जूझने की क्षमता है ना, कट वगैरह से जूझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ओके, और जनरल वीकनेस तो रहती ही है ऑफ कोर्स किसी भी डिजीज़ में, एंड जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक खाई जाता है, तो डायबिटिक कोमा भी होता है, विच द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस, ठीक है। देन प्रिवेंशन एंड क्योर, ऑफ कोर्स आपको अपने बॉडी वेट को चेक पे रखना चाहिए, थोड़ा सा अपने शरीर को भी हिलाना डुलाना चाहिए, मीन्स बहुत सारा, थोड़ा सा सीढ़ियों से जाएँ, लिफ्ट से ना जाएँ, सीढ़ियों से काम करें, और एस्केलेटर का यूज़ भी कम करें। वॉक जस्ट वॉक, ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें, थोड़ा सा वॉक करने का टाइम निकालें। डाइट को रेगुलेट रखें। आप, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं कि आप जंक फूड ना खाएं या कुछ भी ना खाएं, बिल्कुल आजकल के जो ट्रेंडी इन फूड है आप खाएं, लेकिन वंस इन अ वाइल, लाइक जस्ट 15 डेज, 20 दिन, 15 दिन में आप एक बार अगर खाते हैं तो आई थिंक इट वुड बी इन कंट्रोल, रेगुलेशन में रहेगा। और जो भी आप घर पे चीज़ें खाएं, उसमें अगर मीठा भी बनाते हैं तो आप मीठा कम खाएं, उसमें शुगर की क्वांटिटी कम रखें, सब्जियों में आलू की क्वांटिटी कम रखें, और इस तरीके से आप कंट्रोल रख सकते हैं अगर आपके घर में डायबिटिक हिस्ट्री है तो। और लास्टली इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिफोर मील्स, ये तो तब होता है जो पर्सन डायबिटिक है और उसको जो पिल्स हैं, जो मेडिसिन है, जो गोलियां हैं, उससे जब कंट्रोल नहीं आ रहा है, एक 10-15 साल के लंबे अंतराल के बाद ये कंडीशन आती है कि पेशेंट को दवाओं से आराम नहीं मिलता, फिर उसे हर भोजन से पहले एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि कितने डोज में लेना है। ओके, सो इट्स बेटर टू मतलब इतना सारा झेलने से अच्छा है कि आप अपना वेट और शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। ओके, नेक्स्ट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में CVD कहेंगे आगे। सो कॉमन कॉजेज इसके हैं डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अ काइंड ऑफ फैट इन द वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज विच रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल्स, दिस लीड्स टू हार्ट अटैक। तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सबने सुना होगा, जो भी ये हमारे जितने भी ऑयल्स का ऐड आता है उसमें आपने सबने सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट का एक वो है, टाइप है, तो उसका क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में। अब कोरोनरी आर्टरीज क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ कि आर्टरीज एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर में खून को दौड़ा रही हैं, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से लेके हार्ट तक और हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक आती है, ठीक है, जब हार्ट ने पंप किया, फ्रेश ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज़्यादा है, वो जो आर्टरीज लेके आती हैं उसको आर्टरीज बोलते हैं, और जो हार्ट से निकलती है उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ओके, तो कीप दैट इन माइंड। तो उन आर्टरीज में जब फैट का डिपोजिशन हो जाता है
कोलेस्ट्रॉल का उनके साइड वॉल्स में, है ना। तो उसको उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है ना, वो सक्रिय हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो जब सक्रिय हो जाती है तो जो ब्लड का वॉल्यूम जो फ्लो होना चाहिए पर मिनट के हिसाब से वो कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है। आप इसको ऐसे समझो, अगेन मैं ड्रेनेज पाइप का एग्जांपल लूँगी कि अगर आपका ड्रेनेज पाइप है और उसके अंदर में गंदगी जमा हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी प्लाक वगैरह इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे, जब आप सिंक से पानी जाता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा आपके हाउस हेल्प या इवन मम्मीज़ भी कभी कभी करती हैं, इवन मैंने भी कभी किया है कि वो एक कुछ पतला सा तार वगैरह कुछ लेके उसको ऐसे ऐसे पंप कर देते हैं, या तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़ मैं तो ड्रेनेक्स यूज़ कर लेती हूँ, डाला और वो पूरी लाइन क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज़ में फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक, और उसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है और दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। फिर है रिड्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू अवेलेबल टू मसल्स एंड हार्ट्स एफिशिएंसी इज अफेक्टेड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये होता कैसे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से, और ओबेसिटी भी इसका रीज़न, यानी कि अगेन आई कम बैक टू डायबिटीज़, कि अगर आप डायबिटिक होने की संभावना वाले केसेस में आते हैं तो आप CVD की होने की संभावना वाले केसेस में भी आते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि मतलब दोनों को रिलेटेड, अक्सर जिनको डायबिटिक है उनको हार्ट का परेशानी हो ही जाता है लॉन्ग टर्म में चलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हाइपरटेंशन विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं, ये तो सीधा सीधा है कि हाई ब्लड प्रेशर, अब यहाँ पे अगेन इन्होंने दिया है परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, ये कोई सिम्टम नहीं है, बिकॉज ये तो तब पता चलेगा जब आप मॉनिटर करेंगे। सिम्टम मुझे जितना मैं जानती हूँ मेरे फैमिली में है एक दो लोगों को, सो दे फील लाइक उनका सर घूम रहा है, यू नो, चक्कर आना काइंड ऑफ, है ना, थोड़ी गर्मी सी हो रही है और चक्कर आ रहा है टाइप से। तो फिर जब आप उनका अगर BP देखेंगे तो इट इज़ शूटिंग। तो नॉर्मल BP रेंज आई थिंक इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे, नॉर्मल BP रेंज होता है 120/80, 120 इज़ सिस्टोलिक एंड 80 इज़ डायस्टोलिक, ठीक है। तो आप इतना ही जानो कि 120/80 इज़ द नॉर्मल BP रेंज, और इससे जब ऊपर होता है मीन्स 120 से ऊपर जाएगा फिगर ऊपर वाला, और 80 वाला भी ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स 130/90, इसको ऐसे बोलते हैं रफली लैंग्वेज में, 130/90 है, 140/90 है, ऐसे ना, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है, ठीक है। और ये कब, एक दिन आने से नहीं होता, अगर ये फिगर 130/90 या 135/90 ऐसे करके अगर 3 से 4 दिन तक लगातार ऐसा चलता है तो ये माना जाता है कि ये पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत हो गया है, ओके। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये डैमेज करता है आर्टरीज ऑफ द किडनी, ठीक है। तो जो किडनी को जो आर्टरीज जाती हैं, मैंने बताया आपको कि जो हार्ट से निकलती हैं, तो जो अब यहाँ जो आर्टरीज जो किडनी पे आ रही है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो देन सॉरी फॉर द नॉइज़, समथिंग इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड। एक्सट्रीम केसेस द आर्टरीज में बर्स्ट और ब्लाइंडनेस में भी कॉज, ठीक है। अब एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, जब बोलते हैं ना स्ट्रोक हो गया, तो उसी को स्ट्रोक बोलते हैं, कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया का मतलब, लाइक मेरे जो नाना जी हैं, मैं वहाँ पे उनका एग्जांपल दूंगी, ही इज़ अबाउट 89, ठीक है। तो उनको प्रिस्क्राइब्ड है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, लेकिन थोड़े दिन वो खाते हैं, फिर उनको नॉर्मल फील होने लगता है, फिर वो छोड़ देते हैं। ही फील्स जब मैं ठीक हूँ तो मैं दवाई क्यों खाऊँ, ही डजंट अंडरस्टैंड्स कि आप ठीक नहीं हैं, दवाई खा के आप ठीक रहते हैं, ओके। तो ये थोड़ा बुज़ुर्गों के साथ समस्या हो जाती है समझाने के लिए। सो और जब स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक की वजह से वो जो स्ट्रोक कैसे होता है, या सॉरी आई मिस्ड इट। तो स्ट्रोक क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो एकदम से जो आपके आर्टरीज़ हैं वो प्रेशर नहीं ले पाते और वो फट जाते हैं, बिकॉज उनमें जो फैट डिपॉजिट है उसकी वजह से उनकी वॉल्स भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो अंदर ही मतलब उसमें क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, फटने की वजह से ब्लड निकलेगा, और जब ब्लड निकलेगा तो ब्लड की टेंडेंसी है क्लॉट करना, क्योंकि ब्लड को ये अंदर मैकेनिज़्म है कि ब्लड को बहना नहीं है, ओके। तो बहना नहीं तो सॉलिडिफाई होना है, सॉलिडिफाई होने के लिए उसका जो मैकेनिज़्म है क्लॉटिंग मैकेनिज़्म, हम लोग कभी आगे फिजियोलॉजी में तो उसको वहीं पे वो क्लॉट बन जाता है, और जब वो क्लॉट बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ब्रेन वगैरह में, और उसकी वजह से इट मे कॉज पैरालिसिस, जैसा कि आप सुनते होंगे हिंदी में कह रहे उनको स्ट्रोक हुआ था और लकवा मार गया, मीन्स बॉडी का कुछ पार्ट
मतलब ख़राब हो गया ना, दे के नॉट कंट्रोल, दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर दैट बॉडी पार्ट। ओके, प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है कि आप मेंटल टेंशन ना लें, विच इज़ आई थिंक आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। देन लो फैट डाइट लें, ये ठीक है। देन वेट ऑफ द बॉडी, अगेन यहाँ पे फिर से बात आ गई, वेट को कंट्रोल में रखें। गुड ईटिंग हैबिट्स, अगेन वो भी है। मेडिसिन मस्ट बी टेकन, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप लो सोडियम सॉल्ट लें। पहले तो आप नमक ही कम खाएं, ओके फाइन, आप नमक ही कम खाएं। और अगर आपके घर में कुछ बड़े लोग हैं, लाइक 45-50 से ऊपर की एज के लोग हैं, तो आप सब लोग अपने घर में लो सोडियम सॉल्ट कोई सी भी ब्रांड का, आई एम नॉट गोइंग टू से अ ब्रांड ओवर हियर, आप कोई सी भी ब्रांड का अच्छे क्वालिटी का लो सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं, और फिर भी नमक कम खाएँ। ओके, तो नेक्स्ट इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, नाउ हियर, तो नेक्स्ट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सिम्टम है इसके सीवियर पेन इन द चेस्ट, गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, जिसको कहते हैं ना कि टीवी मूवीज़ में अक्सर देखा होगा, लोग ऐसे लेफ़्ट साइड में ऐसे छाती पे हाथ रख के और दर्द का ऐसा फेस बना लेते हैं, और सांस गहरी गहरी सांसें लेना है ना, गैस्पिंग, ठीक है। इंटेंस नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी होती है। लॉट ऑफ स्वेटिंग टेक्स प्लेस, ब्लड क्लॉट में बी फॉर्म विद इन द ब्लड वेसल्स, जैसा मैंने बता दिया है। दैन प्रिवेंशन क्योर, अगेन सेम थिंग, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आप कोलेस्ट्रॉल का बहुत कंट्रोल रखें। साउंड ईटिंग हैबिट्स, ओवरवेट शुड बी चेक्ड, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, टेक ट्रीटमेंट अंडर द क्वालिफाइड डॉक्टर। नाउ हियर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही ट्रीटमेंट लें। क्वालिफाइड डॉक्टर से मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे ही आप ड्रग स्टोर पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके और कुछ बोल के कि भैया मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो दवा लेके आप 1-2 दिन में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन दैट्स नॉट द प्रॉपर थिंग। ये आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में एग्जैक्टली हुआ क्या था, और आपको क्या चाहिए थी, और आपने क्या खाया, और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। ओके, सो अगर आप स्वस्थ हैं उस केस में भी, देन यू आर वेरी लकी, गॉड ब्लेस यू। बट आप डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। आप प्लीज़ ये दिमाग से भ्रम निकाल दें कि सरकारी अस्पताल में अच्छे नहीं होते। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंसफुल, बिकॉज लाइन लगती है वहाँ पे, और प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आप वहाँ भी जा सकते हैं। आई हैव नो ग्रजेस फॉर दैट। नेक्स्ट, अब इसमें हमने ये देख लिया। देन प्रिवेंशन एंड क्योर हो ही गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी कैन डायग्नोज द डिजीज़, ठीक है, वो तो जब डॉक्टर आपको देखेंगे और बताएंगे तो आप करवाएंगे ही। हाँ, समटाइम्स ये वन लाइनर में आ जाता है, ईसीजी का फुल फॉर्म या ईईजी का फुल फॉर्म। तो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये जो है हार्ट का है, ठीक है। कार्डियो शब्द जब आप देखेंगे कहीं पर भी, ठीक है फ्रेंड्स, माइंडेड, कार्डियो शब्द आप कहीं देखते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट। एंड एक और वर्ड है इससे वेरी सिमिलर, ईईजी, ओके, मतलब डबल ई और जी, तो दैट इज़ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ओके, वो ब्रेन का होता है, ठीक। आई होप यू विल कीप दैट इन माइंड। और बाईपास सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड इन एक्सट्रीम केसेस, तो ये सर्जरी वगैरह तो एक्सट्रीम केसेस में होती ही हैं, ऑफ कोर्स। देन कम्स ऑस्टियोपोरोसिस एन एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर विथ लॉस ऑफ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ बोन, द बोन्स बिकम फ्रेजाइल एंड आर ईजिली फ्रैक्चर्ड। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक एज डिपेंडेंट है, शुरुआत में नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक तो एजिंग है ऑफ कोर्स, देन आपका थोड़ा सा व्हाट यू से ईटिंग हैबिट भी चेंज होने लगता है। शुरू में आप मम्मी पापा सब लोग फोर्स करके, जब आप स्कूल एज में होते हैं या कॉलेज में भी इनफैक्ट, तब तक आप दूध वगैरह पी लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप कॉलेज में या जॉब में या अदर लाइफ एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं तो आपकी ये सारी ईटिंग हैबिट बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो मीट नहीं करता, ठीक है। तो इसकी वजह से बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, और जब भी छोटा मोटा कभी इधर उधर लड़खड़ाए तो दे आर वेरी मच चांसेस कि वो फ्रैक्चर में या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दैट लीड्स टू फ्रैक्चर्स। बोन्स दैट आर अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस कैन फ्रैक्चर विद ओनली अ माइनर फॉल और इंजरी, मतलब बिल्कुल हल्का सा धक्का लगने पे भी इधर उधर कोई सोचेगा भी नहीं और आपको टूट गया। एल्डरली मेन एंड वुमेन आर मोर ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस विच अकर विद एडवांसिंग एज, और इसका एक कारण एडवांसिंग एज में हार्मोनल चेंजेस से भी है, विच इज़ वेरी मच कॉमन विद फीमेल्स, ओके, फीमेल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। देन कम सिम्टम, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस मे नॉट नो अबाउट देयर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस डजंट कॉज क्लियर कट सिम्टम्स एंड वन मे नॉट रियलाइज टिल अ बोन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये तो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि इससे आपकी नॉर्मल एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता अनटिल एक कोई छोटी मोटी आपकी इंजरी होती है और उसमें आपको फ्रैक्चर निकलता है, फिर आपका जब मेडिसिन दी जाती हैं कुछ चीज़ें और दवाएं, और एक टाइम पीरियड 3 महीने में जैसे फ्रैक्चर रिकवर हो जाता है और नहीं हुआ तो फिर पता चलता है कि भाई आपका तो बोन डेंसिटी ही कम है और आपको और चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है। देन सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। द फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन कैन कॉज सीवियर बैंड लाइक पेन दैट रेडिएट्स अराउंड फ्रॉम द बैक ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी. Repeated spine fractures can cause chronic lower back pain as well as curving of the spine which gives the individual a hunched back appearance, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्पाइन बैंड लाइक पेन होता है और ये सब रिपीटेड स्पाइन फ्रैक्चर, ये सब बहुत ही सीवियर केसेस की बात हो रही है, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड सम पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऑफ द फीट। अब चलने पर भी, मतलब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस पे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा चल भी रहे हैं तो भी आपको फ्रैक्चर हो जा रहा है ऑन वॉकिंग एंड स्टेपिंग ऑफ। हिप फ्रैक्चर्स टिपिकली अकर विद द रिजल्ट ऑफ फॉल, और ये आपने देखा होगा अक्सर बूढ़ी लेडीज़ बाथरूम वगैरह में जब स्लिप कर जाती हैं तो उनको हिप्स में फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज़ मोस्टली विथ 60+ लेडीज़, है ना, जो बिल्कुल ही बूढ़ी हैं और खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। विथ ऑस्टियोपोरोसिस हिप फ्रैक्चर कैन अकर अपॉन इवन माइनर एक्सीडेंट्स। हिप फ्रैक्चर विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हील बिकॉज ऑफ पुअर बोन क्वालिटी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यही है कि बहुत टाइम लगता है हील होने में क्योंकि बोन क्वालिटी ही बहुत पुअर हो चुकी है। नाउ ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस आर जनरली ट्रीटेड विथ विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट, ऑफ कोर्स जिस चीज़ की कमी है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन एडिशन दे आर एडवाइज बेड रेस्ट, हाँ आराम तो करना ही है, सो दैट द कंडीशन डजंट वर्सन, ठीक है। चेंजेस टू लाइफस्टाइल एंड डाइट आर रिकमेंडेड। पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक कैल्शियम ईदर वाया डाइटरी मीन्स और वाया सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को बहुत ज़्यादा चेक पे रखने की ज़रूरत है। देखिए इतनी सारी डिजीज़ मैंने डिस्कस करी हैं अभी तक। Since body absorbs 500 milligrams calcium at a given time, the calcium intake should be spread throughout the day. अब आप देखिए कि आप अगर आप सोचते हैं कि आप एक दवा खा लेंगे, एक गोली खा लेंगे कैल्शियम की और आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो बॉडी है वो 500 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम ही एब्जॉर्ब कर पाती है एक समय पे। मतलब जब आपने एक मील लिया तो उसमें से जितना भी कैल्शियम, अगर सपोज आपने 1500 या 2000 मिलीग्राम भी कैल्शियम खा लिया लेकिन उसमें से एब्जॉर्ब कितना होगा? ओनली 500, ओके। तो बाकी 1500 वेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपको वो 2000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम 4 टाइम्स में खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी एफिशिएंटली उसको एब्जॉर्ब कर पाए। नाउ यू अंडरस्टैंड। देन इज एक्सरसाइज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम रिस्क ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज ना कर सके तो घर का छोटा मोटा काम उठते बैठते रहें ताकि वो एक्सरसाइज को की कमी को पूरा कर दे, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करें जब ऑस्टियोपोरोसिस है तब। नेक्स्ट इज़ द जिसको कहते हैं ना फादर ऑफ ऑल डिजीज़, कैंसर। सो इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब कैंसर क्या है? कैंसर के बहुत ही मतलब वास्ट है ये, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी शॉर्ट में, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो बहुत ही शॉर्ट में मैं बात करना चाहूँगी। लेट मी सी, हाँ हो जाएगा, ओके। सी कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड। तो ये 2 वर्ड आप बिल्कुल याद रखिए कि ना कोई चाह रहा है, मतलब बॉडी में क्या है, सेल डिवीजन होते ही हैं, क्योंकि अगर ना हो तो हाँ, एक बच्चा जो छोटा सा इतना क्यूट सा जो हमारी गोद में आ जाता है वो इतना बड़ा 6 फुट का जवान कैसे हो जाता है? तो है ना, तो बॉडी में सेल डिविजन्स होते हैं, बॉडी ग्रो करती है, लेकिन बॉडी अपने टाइम से ग्रो करती है, एक सर्टेन एज होती है तभी ग्रो करती है, फिर वो रुकती है, फिर वो बॉडी बिल्ड में आता है, फिर फैट डिपोजिशन में आता है, शेपिंग में आता है एंड इस तरह से, और फिर प्यूबर्टी आती है और फिर बॉडी एक बार ग्रोथ शूट करती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल पैटर्न है ग्रोथ का। लेकिन जब कभी सेल्स अपना ये जो सेल डिवीजन का जो चेक पॉइंट्स है वो मिस कर देते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो अननेसेसरीली ग्रोथ किए जा रहे हैं और वहाँ पे एक लंप हो जाएगा, एक मास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है जो हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन है, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में जाना चाहिए, उसकी बजाय वो जो ग्रोथ हुई है, वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, अनवांटेड ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द सेल्स मास, या जिसको मैं हिंदी में कहूँ गांठ है, या कुछ लोग शायद रसौली भी बोलते हैं, आई डोंट नो, गांठ में वर्ड यूज़ करूँगी। तो
वो जो है वो जो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन जो हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारे बॉडी के जेन्युइन कामों के लिए यूज़ होना चाहिए, वो सारा न्यूट्रिशन उधर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि किसान खेत में फसल लगाता है, ठीक है, उसने अच्छे अच्छे बीज लगाए उस पौधों को सबको करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जिसको हिंदी में कहते हैं खरपतवार भी आ जाती है। अब किसान तो जो यूरिया, डीएपी, खाद, मैन्योर या जो भी चीज़ें डाल रहा है वो डाल रहा है अपने हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप के लिए, गेहूं की फसल के लिए या इस तरह की कोई भी फसल के लिए फॉर दैट मैटर, लेकिन उसको तो जो जा रहा है वो तो थोड़ा ही ले पा रहा है। खरपतवार की क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो अपना तो लेते ही लेते हैं, वो जो जिस खेत में है, जिस फसल में है, उस फसल का भी जो न्यूट्रिशन है उसके हिस्से का भी छीन लेता है। तो वही सिमिलर चीज़ हमारे बॉडी में सेल्स के साथ होती है कि जो हमारे सेल्स जो जेन्युइन सेल्स हैं, जो अपना सब कार्यकलाप करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं वो सारा न्यूट्रिशन उसकी तरफ से अपनी तरफ को खींच लेते हैं, अपनी तरफ को चैनलाइज कर लेते हैं और अपने में अपना डिवीज़न करते रहते हैं, और वो डिवीज़न हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो डिवीज़न हमारे किसी काम का नहीं है और इस तरीके से ये अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कैंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कॉजेज़ देख लें। नो डेफिनेट कॉज। कैंसर पे पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेट कॉज इसका नहीं है। लेकिन इट इज़ फाउंड दैट बॉडी हैज़ प्रो ऑन्कोजीन्स। अब यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन्स की बात कीजिए। अब इट इज़ अ वेरी ह्यूज टर्म, यहाँ पे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट लेट मी ट्राई। जीन्स होते हैं जो हमारी सारी क्वालिटीज़ डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन्स जो कैंसर के जीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब नॉर्मल होते हैं, मीन्स प्रोटो मीन्स प्री मीन्स पहले, है ना। तो यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब कि वो पहले तो नॉर्मल है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि वो पहले तो नॉर्मल है, उनको जो करना चाहिए वो वही कर रहे हैं, लेकिन जब उनके एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, तो जब उनके एक्सप्रेशन में कहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, ऑन्कोजीन्स। नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन, जो सेल का जो फंक्शन एंड प्रोलिफरेशन का काम है वो करते हैं, लेकिन जब उसमें कोई गड़बड़ी आती है दे गेट इनटू ऑन्कोजीन्स। ठीक है, सो दीज आर एक्टिवेटेड बाय सम। अब ये कैसे, ये जो गड़बड़ी जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स बना देती है, ये गड़बड़ी होती कैसे है, मैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल साधारण भाषा का यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप समझने का प्रयास करें एंड ये ना सोचें कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर कंसेप्ट बिल्डिंग। ओके, सो अब ये करते क्या है, ये गड़बड़ी होती कैसे, ये होती है कुछ सब्सटेंसेस की वजह से या कोई स्टिमुलस की वजह से जो कि कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो स्टिमुलस क्या होते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, टोबैको है, कंसिस्टेंट इरिटेशन ऑफ स्किन और रिपीटेड इंजरी एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत अनेकों अनेक कारण हैं। आपको अगर बहुत इच्छा करे तो आप उसको खुद से गूगल कर लेना, बट इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कैंसर इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूमरस ग्रोथ। ट्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब मैंने जो आपको बताया कैंसर क्या है, वो गांठ है ना, गांठ है, हिंदी में गांठ वर्ड होता है, कैंसर हॉस्पिटल्स वगैरह में लिखा होता है। तो वो जो गांठ है वो 2 तरीके की हो सकती है, बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर क्या होती है कि इट कन्फाइंस टू द प्लेस ऑफ द ओरिजिन एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड इज़ रिलेटिवली हार्मलेस। अब ये क्या है कि वो एक जगह पे बन गई तो बन गई, लेकिन वो वहीं पड़ी रहती है, वो फैलती नहीं है पूरे शरीर में। ठीक है, तो इसका इलाज होता है, इसको आप ऑपरेट करके निकाल सकते हो। इसको ही कहते हैं कि उनको कैंसर हुआ था, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, वो ठीक हो गए। लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, ठीक है, तो इट स्प्रेड्स टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड ग्रोथ इज़ रैपिड। और इसका क्या होता है कि ये जो है अदर बॉडी पार्ट्स में फैलता है और इसकी ग्रोथ तेज़ होती है। ठीक है, इट इज़ अ सीरियस एंड मे कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट, और ये इसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। नाउ सिम्टम्स क्या है, परसिस्टेंट लंप और थिकनिंग इन टिश्यूज स्पेशली इन टंग, ब्रेस्ट एंड यूट्रस। अच्छा, ये जो टंग, ब्रेस्ट एंड यूट्रस है, ये कॉमन कैंसर्स है, दीज आर लाइक वेरी कॉमन टाइप्स ना। और भी होते हैं यहाँ पे जिनके सिम्टम्स ना मेंशन किए गए। एनी इरेगुलर ब्लीडिंग और ब्लड टेंज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी ओपनिंग। ठीक है, किसी भी बॉडी ओपनिंग से कोई भी ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज होए तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें और डॉक्टर को दिखाएं। एनी सोर दैट डज नॉट हील क्विकली, और कोई भी ऐसी चोट जो ठीक ना हो रही हो बहुत टाइम से। चेंज इन द फॉर्म ऑफ मोल और वॉट, जैसे तिल होते हैं या मस्से होते हैं ना लोगों के, तो अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है, वो बड़ा हो जा रहा है या थोड़ा फूल रहा है टाइप से, तो उसको भी आप
ध्यान, that can also be an alarming sign. Then comes persistent hoarseness in voice, cough और difficulty in swallowing. अब ये थ्रोट कैंसर का ये सिम्टम है कि जो जैसे कहते हैं ना गला बैठ गया है ना, फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, सो होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो इसको ही होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। या किसी को खांसी रह रही है, तो बहुत समय से खांसी रह रही है, तो उस केस में ये कैंसर भी हो सकता है और वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, लंग टीबी, ठीक है। तो यहाँ दोनों चांसेस हैं। देन कम्स डिफ़िकल्टी इन सोलिंग, और ये जब बहुत अंदर गांठ बनी हुई है तो आपका जो फूड पाइप है ना, ईसोफेगस, उसको वो दबा रहा है, तो उसकी वजह से आपको सोलोइंग में भी डिफ़िकल्टी होती है, दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम। देन प्रिवेंशन एंड क्योर, चेकअप, कैंसर का चेकअप करवाइए वंस अ ईयर, शायद ही कोई करे ऐसा। देन ट्रीटमेंट शुड बी टेकन अंडर मेडिकल एडवाइस, ऑफ कोर्स ये तो करना ही होगा। अवॉइड स्मोकिंग, अब ये हम कर सकते हैं, ये शुरू से आप इन चीज़ों की आदत ही ना रखें, ना स्मोकिंग, ना अल्कोहल, ना टोबैको, ना कोई भी इस तरह की ड्रग एब्यूज़, ओके। देन ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन लाइफस्टाइल टू कीप बॉडी हेल्दी, अगेन फिर से वही बात आ गई, बॉडी को हेल्दी रखें, बॉडी के ख्याल करें, ओके। देन इज एलर्जी, एलर्जी इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नो डेफिनेट कॉज इज नोन, ऑफ कोर्स इट इज़ बिलीव दैट दे अकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ द सर्टेन इंडिविजुअल्स टू फॉरेन मैटर्स विच में एंटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसकी वजह से ये कुछ लोगों में होती है, किसी को धूल से होती है, किसी को किसी पर्टिकुलर ईटेबल प्रोडक्ट, जैसे कोई दाल, किसी को कोई सब्ज़ी से होती है, किसी को कोई पर्टिकुलर जैसे ये होते हैं ना राजमा या मूंगफली के दाने, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं ना, तो किसी भी चीज़ से, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एलर्जी किसी से भी किसी को भी हो सकती है, इसका कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है। हाइपर सेंसिटिवनेस ही है इसका एक रीज़न, कि आप उस चीज़ के प्रति ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियाशील हैं, ओके। देन सिम्टम्स इसके वही हैं, स्नीजिंग होएगी, गैस्पिंग होएगी, रनिंग ऑफ आइज, इरिटेशन ऑफ थ्रोट एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो जो नॉमिनल सिम्टम्स है वो स्नीजिंग एंड ईचिंग वगैरह है, रनिंग ऑफ द आइज़ है, आंखों से पानी वानी आता है, लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, खुजली होती है, और बहुत ज़्यादा होने पे गैस्पिंग है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एलर्जेंस में भी पोलन ग्रेन्स, फेदर्स, सम एनिमल्स और इंसेक्ट, हाँ देखिए एनिमल्स के उससे भी होती है, कुछ लोग एनिमल्स के साथ नहीं रख सकते, ठीक है। ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इतने डिटेल में ये सारे चीज़ें पढ़ ली हैं कि आई थिंक वी डोंट हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, है ना, कि व्हाट हैपेंस टू ब्लड प्रेशर पर्सन विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कॉल्स हेरिडिटरी डिजीज़, तो ये सब पढ़ने जरूरत नहीं, मैंने ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बचता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत मतलब इस वीडियो में जितना मैंने कवर किया उसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर आपको लगे कि ज़्यादा है या जो भी है, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को स्लो डाउन या फास्टन करके फटाफट से सुन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस। थैंक यू सो मच।